बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। साइफर केस के हवाले से उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ और जो फैसला आया है हकीकत में उस पर बिजली गिरी है, क्योंकि इनकी उम्मीदों का इन्हिसार इस बात पर नहीं था कि साइफर केस की समाअत ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो एक ज़िमनी बात थी। असल इनका ये था कि मौजूदा जज जो अबुल हसनात साहब हैं उनको उनसे ये केस वापस लेकर किसी और जज को दिया जाए। अब इन्होंने अंदर खाते क्या तैयारी कर रखी थी या क्या इनको यकीन दहानी किसी तरफ से कराई गई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बातों से जो बाकी चीज़ें पता चलती हैं और वैसे भी जो सामने की बात है कि असल चीज़ थी कि साइफर केस की समाअत इस जज से नहीं करानी, ये उनका मुद्दा था और वो ख़त्म हो गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जस्टिस गुल औरंगजेब साहब और वो जो समन साहबा हैं इन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसका नतीजा बिल्कुल क्लियर है कि केस चलेगा और केस जेल के अंदर ही चलेगा और परसों से ये केस शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क जो इनको पड़ा है, जिसको ये रिलीफ का नाम दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, एक वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के हिसाब से कि जनाब ये माजी की जो कार्रवाई थी केस की अब तक की वो कलअदम हुई है, वो माजी की कार्रवाई कलअदम हुई है, केस कलअदम नहीं हुआ। केस चलेगा और माजी की कार्रवाई इसलिए कलअदम हुई कि अदालत के मुताबिक हुकूमत ने समाअत जो बंद कमरे में जेल के अंदर करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो समाअत शुरू होने के बाद किया था। चुनाचे अब नए सिरे से समाअत होगी, पिछली कार्रवाई कलअदम। तो ये जो पिछली कार्रवाई को अब इन्होंने सम अप करना है कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में, इसलिए कि गवाहों के बयानात उन्हें पता है और तैयारी करके आएंगे कि हमने क्या बयान रिकॉर्ड किया और बाकी कार्रवाई जो है इसका भी फुटप्रिंट मौजूद है। तो उनकी बुनियाद पर जो अब आइंदा कार्रवाई नए सिरे से होगी उसका कवरअप जो है वो जल्दी हो जाएगा और उसके बाद केस की जो एक फैसला मुतवक्को था कि 15 दिसंबर से पहले पहले फैसला आ जाएगा, अब उसमें कुछ 8-10 दिन की ताख़ीर हो जाएगी। यानी फैसला तब भी दिसंबर में आना था, अब भी दिसंबर में आएगा और फैसला वही होगा जो कि पहले मुतवक्को था, यानी या उम्र कैद 14 साल कैद या सजाए मौत। दोनों में से किसी की भी पॉसिबिलिटी को हम रद्द नहीं कर सकते। आज से कुछ अर्सा पहले ये ख्याल था कि सजाए मौत तक बात नहीं जाएगी, 10-14 साल कैद पर टल जाएगी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो लगता है कि सजाए मौत का इम्कान पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। और पीटीआई की जो उम्मीदें थी कि ये दो रुकनी बेंच, क्योंकि इस रुकन को छोटा बिंदियाली बेंच कहा जाता था इस्लामाबाद के वकला के हल्कों में, क्योंकि दोनों खैर से पीटीआई के बड़े पुरजोश, क्या कहना चाहिए, खिदमतगार, सहूलतगार, जो भी कह रहे हैं, बिंदियाल की तरह के लोग थे, लेकिन वो फैसला नहीं दे सके जो पीटीआई चाहती थी और वो दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत का अख्तियार है नोटिफिकेशन जारी करे तो उस पर अमल होगा। अब नोटिफिकेशन तो वफाकी हुकूमत का मौजूद है, मौसर व माजी ना सही, मौसर व मुस्तकबिल सही, यानी मुस्तकबिल से मुराद ये कि 21 तारीख कल परसों से ये समाअत जो दोबारा शुरू हो जाएगी और अब पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से समाअत होगी, क्योंकि जो लेट वो कहते हैं ना कि लेट निकालनी है, वो मसला भी सामने है। तो पीटीआई ने खासी मिठाइयाँ जमा कर रखी थी और बल्कि इतला तो ये है कि जब फैसले की इब्तदाई सतूर आई तो इन्होंने मिठाई खा भी ली, तकसीम भी कर दी और फिर बाद में पता चला कि मामला तो वही का वही है, यानी अपनी जगह से हिला ही नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें 8-10 दिन, और वो अगर ये ना भी होता तो उसका इम्कान तो वैसे भी मौजूद रहता है। मसलन कोई वकील बीमार हो गया या जज बीमार हो गया तो 8-10 दिन का इल्तवा अगर किसी केस में हो जाता है तो इसमें पीटीआई वालों को क्या खुशी मिल सकती है। तो ये कम से कम साइफर केस के हवाले से ये पीटीआई पर बिजली गिरी है और मज़े की बात यह है या इबरत की बात यह है कि 24 घंटों में ये दूसरी बिजली है जो इस पर गिरी है, दूसरी बिजली। पहली बिजली वो गुलाम फरीद खावर मानिका, पता नहीं इसका पूरा नाम किस तरतीब से है, गुलाम फरीद मानिका भी कहते हैं, खावर मानिका भी कहते हैं। उसने जो टीवी पर इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा का, उस इंटरव्यू ने
पीटीआई के सबों में एक गिरिया और मातम की फजा जो पैदा की है वो बजा तौर पर की है। अब किसी पार्टी के दिवालिया होने का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि अब इसके दामन में पीटीआई की पूरी सोशल मीडिया के टीम के दामन में स्वाय गालियों के कुछ नहीं है, और ये गालियों का अंबार है जो अब गुलाम फरीद मानिका पर निशावर कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये भी तो इबरत की बात है कि कल तक ये सूरत हाल थी, कल तक से मुराद है कि चंद दिन पहले तक, कि कोई भी आदमी अगर गुलाम फरीद मानिका पर तनकीद का हरफ जुबान पर लाता था तो ये पीटीआई की गलाजत ब्रिगेड, निजासत ब्रिगेड जो थी, उस पर गंदगी और गलाजत की बोरियां उलट देते थे और गालियों का वो तूफान सोशल मीडिया पर बर्पा करते थे कि जो पढ़ता था वो परेशान हो जाता था, हैरान हो जाता था। और ज़ाहिर है इमरान खान ने तरबियत इनकी यही की है। इमरान खान ने और गफूरा ने कहा जाता है कि अगर पीटीआई को किसी दिन हर रोज़ के हिसाब से इमरान खान की गाइडेंस आती थी कि आज आप लोगों ने ये गालियाँ देनी है, वो गालियाँ बाकायदा इमरान खान लिख कर भेजता था। तो कहा यह जाता है कि अगर वो 100 गालियों का एक पैकेज पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को बनी गाला से दिया जाता था तो उसमें से 70 गालियाँ इमरान खान की ईजाद करदा होती थी, उसकी लिखी होती थी, और 30% गालियाँ उस मशहूर ज़माना गफूरा की लिखी होती थी। और ये गफूरा और इमरान ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर में गंदगी, गलाजत, निजासत और उड़िया गालियों का तूफान लाने वाले, सुनामी लाने वाले ये दो असहाब हैं, एक इमरान और दूसरा गफूरा। तो ये साइफर केस में पीटीआई पर जो बिजली गिरी है वो यही है कि मामला हस्बे साबक है, ये केस अब टल नहीं सकता। और अभी तो पीटीआई वालों को तैयार रहना चाहिए कि इसके पीछे पीछे ही ये जो नैब वाला केस है ना, मलक रियाज वाला केस, इसके अंदर से अभी और कई गुल खिलने हैं जिनका पीटीआई को शायद अंदाजा नहीं है। तो नाज़रीन, खबर मनिका का जो हशर कर रहे हैं ये, तो अब पीटीआई वाले भी इसका जवाब दे सकते हैं कि कल तक जिस खबर मनिका को ये पाकबाज फरिश्ता सीरत कहते थे, आज उसी गुलाम फरीद मानिका को ये बेगैरत कह रहे हैं, ये बदकिरदार कह रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जब कस्टम इंस्पेक्टर था तो उस वक्त भी करप्ट था। बिल्कुल था, उस वक्त भी करप्ट था, लेकिन उस वक्त उसने जितनी करप्शन की वो तो लाखों के हिसाब से की ना। इमरान खान के आने के बाद से इसकी करप्शन कहाँ पहुंची, यानी जब से वो जो बीबी है, पाक दामनी बीबी पिंकी पीरनी, इमरान खान के उजलाए उसी में नाजायज तौर पर दाखिल हुई, उसके बाद से गुलाम फरीद मानिका की दौलत में और उसके बेटों की दौलत में कितना इजाफा हुआ। नाजायज दाखिला मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, कोई तनकीद नहीं है, कोई अटैक नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुलाम फरीद मानिका ने खुद कह दिया, तारीख बता दी कि मैंने फलां तारीख को तलाक दी थी, और 14 या 15 नवंबर को कितनी तारीख को, और इद्दत के दौरान इमरान ने निकाह किया। और आप दुनिया के 1 लाख उलमा से पूछें तो स्वाय मौलवी तारक जमील के बाकी 99,999 उलमा यही कहेंगे कि ये निकाह नहीं हुआ, और पिंकी जो इमरान के घर में रही वो नाजायज तौर पर रही। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उसके हुजरा रूसी में नाजायज तौर पर दाखिल हुई, और इमरान खान ने ये काम किया। तो अब इस पर हम इसके क्या उसको मनकूहा तस्लीम कर लें, जबकि इस्लाम में, शरीयत में और पाकिस्तान के रियासती कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि इद्दत में ही निकाह कर लिया जाए। तो बाकी जहाँ तक गुलाम फरीद मानिका की करप्शन है, मेरा ख्याल है उसका हिसाब भी आएगा। फिलहाल तो ठीक है, उसको रियायत दी गई है, जिन लोगों ने भी रियायत दी है वो दे दी है, लेकिन इसने जो करप्शन की है, पिंकी पीरनी इमरान खान के कमरे में घुसी, उसके बाद से दौलत बरसी गुलाम फरीद मानिका के बेटों पर। इनके पास एक सुजुकी गाड़ी भी नहीं होती थी, तो अब इनके पास जो गाड़ियां हैं, दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दोनों बेटों के पास, और किसी गाड़ी की कीमत मिलियंस रुपए में नहीं है, यानी कि 30 लाख की गाड़ी 50 की 70 की नहीं, इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी है, हर एक गाड़ी की मालियत करोड़ों रुपए में। और दीगर जायदादें जो उन्होंने बनाई हैं, कब्जे की है, नाजायज कब्जे किए हैं, उस्मान बुजदार ने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, फर्रा गोगी का पूरा नेटवर्क, ये सारा एक ही झुरमुट था। अब ये एक दूसरे से रिश्ते
तोड़ रहे हैं और एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं जानता कि फर्रा गुजरी और उसका खामद और ये मानिका और ये पिंकी पीरनी, ये सारा एक ही टोला था। और इस टोले ने पंजाब में लूट मार के वो रिकॉर्ड कायम किए कि नादिर शाह ने जब दिल्ली लूटी थी और लाहौर के भी लूटा था, तो वो मांद पड़ गया वो किस्सा इनकी करप्शन के सामने। तो इस करप्शन का हिसाब तो होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ा चोर है, इन सारे चोरों का जो सुरगना है वो तो इमरान खान है। सबसे ज्यादा चोरी और करप्शन इमरान खान ने की है, और उसके बाद पिंकी पीरनी ने की है, और उसके बाद बाकियों के नाम आते हैं। तो इनका हिसाब होगा। और पीटीआई वालों को अभी ये पता नहीं है कि ये जो मलक रियाज वाला केस है, इसके अंदर से अभी कई और तमाशे निकलने हैं, और हर तमाशा इनका खून सुखाने का बास साबित होगा। खून इनका खुश्क, जिसको कहते हैं कि खून खुश्क हो जाएगा, ये उनके लिए बायस होगा। और फिर कई मुकदमात और भी चल रहे हैं। एक लाइन लगेगी साइफर केस का फैसला आने के बाद, फैसलों की लाइन लगेगी, और पीटीआई वालों को समझ में नहीं आएगी कि अब उनके साथ होने क्या वाला है। तो बाकी नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये जो खावर मलिका ने इतना सारा गंद इमरान खान का बेनकाब किया है, तो आपका क्या तबसरा है। तो उन्होंने कहा, सहाफ़ी ने कहा कि ये तो नंगा करके रख दिया, इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया वो एक नहायत मुहज़्ज़ब पैराए में, कोई उस जवाब में चस्का शामिल नहीं था। उस जवाब में ना तो नवाज शरीफ ने चस्का लिया और ना ही कोई ऐसी बात की जिससे सुनने वाले चस्का लें। उन्होंने सिंपल एक फिक्रे में बात खत्म की कि जो कुछ सामने आया है, इसके बाद इमरान खान का नाम भी नहीं लिया मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि इसके बाद इनको रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि इमरान न्याजी के कपड़े तो इसने उतारे हैं ना, गुलाम फरीद मानिका ने नंगा किया, गंदा किया। लेकिन ये कब नंगा नहीं था और कब गंदा नहीं था, तो अब देखना यह है कि ये नंगा और गंदा इमरान न्याजी अब रियासत मदीना का नाम लेता है कि नहीं लेता। मेरा ख्याल है, अपना ख्याल है कि ये इस नाम लेने के अब काबिल नहीं रहेगा। नाज़रीन, एक ज़िमनी बात बीच में मैं करना चाहता हूँ, इस पर शायद मैं प्रोग्राम अलग से भी करूँ, कि वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने एक अनोखा ऐलान किया है। और वो ऐसी बात उन्होंने की है सेनेट में कि जिसकी हम सियासी लीडरों से तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस तरह का सवाल करने की या इस तरह की बात करने की जुर्रत कर सकते हैं। ये मदद अली सिंधी साहब एक दरवेश सिफत आदमी है और खालस इल्मी पस मंज़र है इनका, और बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर आदमी हैं, और अवाम का दर्द भी रखते हैं। तो इन्होंने सेनेट में कहा कि अगर मुझे इख्तियार हो या मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं पाकिस्तान की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दूँ। इसकी तफसील उन्होंने नहीं बताई, हो सकता है किसी दिन वो तफसील बताएं या इस पर कोई मजमून लिखें या लिखवाएं। अगर कुछ असाब दूसरे सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस बारे में होमवर्क करें कि पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान को तबाह करने में क्या किरदार अदा कर रही है। इनका एक एजेंडा है, और इस एजेंडे के तहत इन यूनिवर्सिटियों से जो लोग निकल रहे हैं वो ब्रेन डेड निकल रहे हैं। उनके पास किसी शोबे में कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि ये सलाहियत इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने उनसे छीन ली है। और बड़ी मेहनत से, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ कि अगर किसी दिन तफसील से बताने का मौका मिला कि यहूदियों की जो मुक़द्दस किताबें, इलामी किताबें नहीं, तौरा वगैरह नहीं, जो इन्होंने इनके उलमा ने अपनी तशरीहात के मुताबिक लिखी है, उनमें एक नक्शा शामिल है कि दुनिया पर ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट बनाने का तरीका क्या हो सकता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा या शायद सबसे बड़े चंद पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि दूसरे मुल्कों की आबादियों को ट्रांसजेंडर बना दो। तो ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं। आप इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों को देखें और उनसे फारुग तहसील होने वालों को देखें, आपको नजर आएगा कि ये ना मर्द हैं ना औरत हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं। इनका लहजा, बोलने का, उठने का, चलने का, एक्शन लेने का। अच्छा, ट्रांसजेंडर जो फितरी होते हैं वो तो थोड़ी मिस्कीन तबीयत के होते हैं, लेकिन जहाँ से जो ये एलीट क्लास के बिगड़े हुए बच्चे ब्रेन डेड बनकर निकल रहे हैं,
ये बड़े शफ़ाक हैं और वो हॉरर फिल्मों की में दिखाई जाने वाली ज़ोंबीज़ की तरह ये भी बेरहम, शफ़ाक, अंधे कातिल हैं। ये आपने इनके मंज़र बारहा देखे होंगे कि इनको ये ट्रैफिक के कोई सिग्नल पर इनको रोक दे तो ये इसको गाड़ी तले कुचल देते हैं, उनको मारते हैं। मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं मेरा बाप फलाना अफसर है, इस तरह की ये बातें करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एजेंडा है जिस पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, और ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ एक आध के सिवा परवेज मुशर्रफ ने बनवाई थी, और इनमें सिर्फ एलीट क्लास के लड़के दाखिल हो सकते हैं। मिडिल क्लास का आदमी दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। और यहाँ से ये पूरी कौम की नस्ल बर्बाद करके जहनी क्रिमिनल्स ये इन यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई मजीद भी बात करने वाला आएगा। फिलहाल तो इस माफिया ने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। नाजरीन, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक साहब दोनों यक ज़बान हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बिलावल का मसला तो यह है कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, फ़ौज को चाहिए कि मुझे यानी बिलावल को वज़ीर आज़म बना दे, तभी वो कहेंगे कि हाँ इंतखाबात मुनसिफाना हुए, वरना वो हर रोज़ की बुनियादों पर एक ही बयान दे रहे हैं कि नतीजा पहले से तैयार है, ज़बरदस्ती के वज़ीर आज़म लाया जा रहा है। और सब जानते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की अपने सर्वेज में उनके हाथ पल्ले कुछ नज़र नहीं आता। और मुस्लिम लीग नून से जो उनको तवक्को थी कि ये 40-45 या 34 सीटें हमें दे देगी, वो भी पूरी नहीं हुई। और यही जुबान फिर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उनको तस्लीम नहीं करेंगे। और ये वही सिराजुल हक साहब हैं जो सब कुछ जानते हुए कि ये अमेरिका की साजिश है, पनामा केस, सी पैक का इशू है, उसके खिलाफ साजिश है, तो ये चले गए थे अदालत। और अदालत जाकर इन्होंने सिराजुल हक साहब ने फरमाया था कि बाकी जो जिनके नाम आए उनको छोड़ें, उनको दफा करें, नवाज शरीफ पर मुकदमा चलाए, उनको सजा दें। ये जिस तरह सिराजुल हक साहब से कहा गया था उसी तरह किया। अच्छा, वो जिन्होंने कहा वो तो चले गए, लेकिन सिराजुल हक साहब की अब उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये वही खड़े हैं। और अब इन्होंने ऐलान किया है, जिसको जो बयान दिया उसका तर्जमा यही है कि अगर तो इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बनता है तो मानेंगे, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनता तो फिर तो हम तो नहीं मानेंगे। तो बस यही कहा जा सकता है कि इलेक्शन की रात जो रिजल्ट आएगा वो सिराजुल हक साहब के लिए मायूसी का पैगाम लेकर आएगा, और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेंगे। और उसके बाद मुल्क के अच्छे हालात की उम्मीद हम लोगों को करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।